वेलकम बैक एवरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग आरपीएससी का पेपर कर रहे हैं और आरपीएससी में हम लोग जो पेपर कर रहे हैं वो सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर है 2024 का पेपर, जिसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें करना है 51 से। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, दक्षिण की जनजातियाँ बहुत आदिम हैं, संख्या में बहुत छोटी हैं और अपने शोषण और परिणामी असंतोष के बावजूद आंदोलन आयोजित करने के लिए अपने निवास स्थान में बहुत अलग थलग हैं। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात कही के.एस. सिंह ने। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलनों को द मिलेनियम मूवमेंट किसने कहा था? तो द मिलेनियम मूवमेंट जो कहा था वो थे के.एस. सिंह। तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर होगा इसमें भी। नेक्स्ट हमारी एक बुक है, ट्राइबल एथनिसिटी क्लास एंड इंटीग्रेशन। ये बुक किसकी है ये आपको बताना है। तो ये वाली बुक जो है वो है एस.एल. दोशी की। तो एस.एल. दोशी की काफ़ी बुक्स पूछी जा रही हैं। इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने देखा था। और एस.एल. दोशी ने काम कौन सी ट्राइब पे किया? भील्स पे किया है। ठीक है, तो ये वाली जो बुक आई थी वो 1990 में आई थी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जनजाति शब्द का प्रयोग ब्रिटिश द्वारा एक से अधिक अर्थों में किया जाता था? एक अर्थ में यह शब्द एक समान पूर्वज वाले लोगों के समूह को दर्शाता है, दूसरे अर्थ में यह आदिम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को संदर्भित करता है। तो ये जो बात कही है वर्जीनियस खाका ने कही है। तो आप वर्जीनियस खाका और एस.एल. दोशी को अलग अलग पढ़ लीजिए ताकि दोनों के आइडियाज़ एकदम क्लियर रहें। दोनों ने ही ट्राइब पे काम किया है। एस.सी. दुबे के अनुसार निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदायों की संरचना के विभाजन में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इनके में जो सम्मिलित नहीं है वो, इन्होंने सिंगल सेटलमेंट की बात की, न्यूक्लिएटेड विलेज की बात की, डिस्पर्स्ड विलेज की बात की, लेकिन स्ट्रक्चरली यूनाइटेड विलेज की बात नहीं की। जब ऑलरेडी वो डिस्पर्स्ड विलेज की बात करेंगे तो यूनाइटेड विलेज की बात कहाँ से हो जाएगी? तो ये इस तरह से आप करके निकाल सकते हैं ऑप्शन कि वो यूनाइटेड विलेज की बात नहीं करते हैं, या फिर आप याद ही कर लो सिंगल सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड। यानी एक बस्ती गाँव, एक केंद्रक गाँव और एक छितराया गाँव। एक बस्ती होगा और एक केंद्रक होगा और एक छितराया होगा। इस तरह से जो भी आपको ठीक लगे वो ट्रिक बना के आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, या एस.एन.डी लर्न कर लो, सिंगल सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड, एस.एन.डी। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्व का अवयव महत्व की दृष्टि से बढ़ रहा है? तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार जो बढ़ रहा है वो है, एजुकेटेड पर्सन इन अ कास्ट एंड देयर ऑक्यूपेशन इन टर्म्स ऑफ अ नंबर। एक जाति में शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या बढ़ रही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो बुक है वो किसकी है? तो ये बुक है स्टेट, सोसाइटी एंड ट्राइब इशूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। तो ये बुक किसकी है? वर्जीनियस खाका की बुक है और इनकी काम ट्राइब पे है, मैंने बताया ही था। ये वाली बुक जो इनकी है वो 2008 में आई है। नेक्स्ट है, आंद्रे बेते के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण भारत के तंजौर जिले की जनसंख्या के विभागीय विभाजन से संबंध नहीं है? तो मैंने ये आपको बताया था जब हम फर्स्ट पेपर डिस्कस करा रहे थे, तब आपको बताया था हमने कि उसमें इन्होंने किसकी बात नहीं करी है। तो वो जो बात करते हैं, मैंने आपको 2 बताया था कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण को 2 याद कर लेना, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ब्राह्मण गैर ब्राह्मण तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में और क्या हो जाएगा? आदि द्रविड़, जिसमें मैंने कहा था द्रविड़ के साथ आदि लगा देना, तो द्रविड़ नहीं होगा, ये आपको लर्न कर लेना। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किसका मानना है कि प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है? तो ये मानना है बीना अग्रवाल का। उन्होंने कहा प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध है। तो उनका वैसे भी काम एनवायरनमेंट पे और इसमें ज़्यादा है। महिलाओं और पर्यावरण के बीच संबंध लिंग, वर्ग, जाति और नस्ल की गतिशीलता और उत्पादन, प्रजनन और वितरण के संगठन के माध्यम से किसने किया? तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि इनका काम ज़्यादा है, तो बीना अग्रवाल का ही काम ज़्यादा है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
किसके अनुसार भारत में महिला अध्ययन का विश्लेषण 3 बिंदुओं से करने का प्रयास किया जा सकता है? एक शोध के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा प्रणाली में, एक विषय के रूप में और शीर्ष शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित महिला अध्ययन के रूप में। तो ये नीरा देसाई का है। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। As an area of research, as an discipline in the higher education system, and women's studies as established by the Apex educational centers। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें फूले अम्बेडकरवादी नारीवादी शिक्षा के रूप में रेखांकित किया गया? तो वो कौन है जिन्हें फूले अम्बेडकरवादी नारीवादी शिक्षा के रूप में रेखांकित किया गया? तो वो हैं शर्मिला रेगे। किसने भाषा के प्रश्न को उन सामाजिक असमानताओं और असमानताओं के संदर्भ में संबोधित किया जिन्हें उसने छुपाया था और विस्तृत द्विभाषी शिक्षा शास्त्र विकसित करने का प्रयास किया था? तो ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, शर्मिला रेगे का ही ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ पे असमानता और असमानता की जब इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही है वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके अनुसार दलित नारीवादियों की आवाज़ को केवल अंतर की आवाज़ समझा जाएगा? तो ये कोटेशन भी शर्मिला रेगे का है, तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस कारक की शर्मिला रेगे के अनुसार नारीवादी विश्लेषणों के केंद्र में वेद की श्रेणी को लाने वाली प्रक्रियाओं में निर्णायक भूमिका नहीं है? तो वो है भाषा पर बल, राजनैतिक अर्थवाद के बहिष्करण पर डिस्कोर्स, विभेद के पक्ष में सार्वभौमिकीकरण की स्वीकृति, हाशिए के समूहों के उत्सव। तो इसमें हो जाएगा विभेद के पक्ष में सार्वभौमिकरण की स्वीकृति। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति जाति किसान जाति सातत्य के उद्विकासवादी मॉडल के में सभ्यतागत दृष्टिकोण को किसने लागू किया है? तो ये लागू किया है सुरजीत सिन्हा ने। ट्राइब कास्ट पीजेंट कास्ट कंटिन्यूम इन्हीं का मॉडल है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की संस्थागत चरित्र के रूप में स्थापना की है? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैरेक्टर के रूप में स्थापना करी है, तो वो हैं GS खुरिये। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करी? तो वो भी हो जाएंगे GS खुरिये। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह निष्कर्ष निकाला कि गद्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना होगा? तो ये किसने निष्कर्ष निकाला? ये निकाला DP मुखर्जी ने। One of the first tasks for a dynamic Indian sociology would be to provide an account of the internal non-economic cause of change. DP मुखर्जी। जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस ये बुक अभी 2025 में भी रिपीट हुई है। और ये बुक किसकी है? ये बुक बीना अग्रवाल की ही है, 2010 में पब्लिश हुई है। तो इनका काम मैंने आपको बताया था, जेंडर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड दिखे तो इनका ही काम होगा। के सिंह के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भारत में कितने जनजातीय समुदायों को रेखांकित किया गया है? तो वो हैं 461 जनजातीय समुदाय। किसके अनुसार भारत का समाजशास्त्र स्थिर नहीं है? यह प्राचीन भारत से निकलता है, मध्यकालीन भारत से होता हुआ आधुनिक भारत तक पहुंचता है, मतलब पूरे भारत में फैल जाता है। तो ये बात किसने बोली? आज समझ में आ गया होगा, GS खुरिये। SC दुबे की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक भारतीय ग्रामीण समुदायों की सामाजिक संरचना को आकार देने के लिए मुख्य नहीं है? तो वो है धर्म। निम्नलिखित में से कौन उन 3 महत्वपूर्ण लोगों का भाग नहीं है जिसकी व्याख्या MN श्रीनिवास ने रिमेंबर्ड विलेज में की है? तो किसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की है वो आपको बताना है। तो वो व्याख्या करते हैं हेडमैन की, कुली गाउडा की और नाडू गाउडा की, लेकिन प्रीस्ट नहीं है। तो आपको ये 3 तो लर्न ही करने पड़ेंगे, हेडमैन, कुली गाउडा और नाडू गाउडा, ये 3 हैं। लेकिन द प्रीस्ट नहीं, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको ये 3 लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप HKN लर्न कर लो, ट्रिकी बना लो, HKN। ये 3 महत्वपूर्ण लोग हैं, H
और आपके लाइफ में कोई एच हो इम्पोर्टेंट वो याद कर लो, के हो इम्पोर्टेंट वो याद कर लो, किसी भी फ्रेंड का नाम रख लो, और एन से जो हो आपको की लाइफ में इम्पोर्टेंट जो रोल रखता हो वो रख लो। तो ये 3 महत्वपूर्ण लोग हैं आपकी लाइफ में। इन 3 महत्वपूर्ण लोगों का कोई नाम तो होगा ही आपके लाइफ में कौन महत्वपूर्ण है। तो आप ये याद कर लो कि ये एच से कौन महत्वपूर्ण, के से कौन महत्वपूर्ण और एन से कौन महत्वपूर्ण, उनका नाम लर्न कर लो। एच से हो जाएगा हेडमैन, जिसका नाम एच से है उसको हेडमैन पर रख देना, और जिसका नाम के से है उसको कुली बना लेना, और जिसका नाम एन से है उसको नाडू बना लेना। ये मेरी खुद की ट्रिक है, बाकी आपको क्या अच्छी लगती है आप बना लो अपने अकॉर्डिंग। आपको बस सवाल सही करना है ताकि नेक्स्ट ये आए तो आप गलत ना कर पाओ, आपको के और एच और एन याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री को उनके द्वारा आलोचकों ने मानवतावादी मार्क्सिस्ट कहा है। ये किसने कहा था, निम्न में से किस समाजशास्त्री को आलोचकों ने मतवादी मार्क्सवादी कहा है। तो मतवादी मार्क्सवादी एम.एन. श्रीनिवास, देसाई, ड्यूमा या मुखर्जी। तो ये हैं A.R. देसाई। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार गांव एक समुदाय है जो निष्ठा की मांग करता है उन सब से जो वहां निवास करते हैं, भले ही उनकी कोई भी हो, ये इसकी मांग करते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने अधीनस्थों के अध्ययन में देवी आंदोलन, देवी मूवमेंट की बात किसने करी है। सभी को पता है हार्डीमैन। किस बुक में श्रीनिवास, किस पुस्तक के लेखक श्रीनिवास नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनकी बुक कौन कौन सी हैं पहले वो देख लेते हैं। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की है, तो ये इसके नहीं है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुल्स ऑफ साउथ इंडिया, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसने स्वयं को मार्क्सवादी के बजाय मार्क्सियोलॉजी कहलाना पसंद किया। तो आप आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आंसर यहीं से मिल गया होगा, D.P. मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव आंतरिक प्रवसन यानी इंटरनल माइग्रेशन, मूल स्थान एवं गंतव्य से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है जो संबंधित नहीं है। तो ये देख लेते हैं, गांव से गांव होगा, गांव से नगर होगा, नगर से नगर होगा, लेकिन स्टेट टू स्टेट नहीं होगा इंटरनल माइग्रेशन, वो तो स्टेट के बाहर, वो तो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सन 1818 में जब राजा राम मोहन राय ने अपनी मासिक पत्रिका संवाद कौमुदी में सती प्रथा का विरोध किया, तो रूढ़िवादियों की किस पत्रिका ने सती प्रथा का समर्थन एवं राय के विचारों का विरोध किया। यानी सती प्रथा का समर्थन किस उसने किया है पत्रिका ने, तो समर्थन किया समाचार दर्पण ने। तो ये आप याद रखेंगे तो कोटेशन आपका सही हो जाएगा। 19वीं एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री सिद्धांत के विकास के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिक परिस्थिति नहीं थी। तो सामाजिक परिस्थिति, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म कैसे हो जाएगा, अध्यात्मवाद नहीं थी। निम्न में से कौन सी सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, यानी सोशल थ्योरी की विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। तो जो विशेषता नहीं है, सिद्धांत स्वयं में अमूर्त होते हैं, थ्योरी इज अब्स्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ, सिद्धांत अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई तार्किक संबंध नहीं होता। तो मैं बता रही थी ना, इनमें खुद ही वो लिख देते हैं, नो देयर इज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट इन अ थ्योरी, नॉट थोड़ी ना होगा। तो ये हो जाएगा, संबंधित नहीं है। सिद्धांत की प्रकृति एवं संरचना निगमनात्मक होती है, तो ये सब सही है। तो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। समाजशास्त्री सिद्धांत शब्द का अभिप्राय तार्किक दृष्टि से अंतःसंबंध क्रम विन्यासों के युग्मों से है जिनमें आनुभविक समरूपता को निर्मित किया जाता है। ये किसने कहा है। तो लॉजिकली इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ प्रीपोजिशंस, ये इतना आप याद कर लेना, ये जब आए तो आप तुरंत आंसर कर देना, R.K. मर्टन। तो मर्टन का है, इन्होंने थ्योरी की डेफिनेशन में ये दिया है, लॉजिकली इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ प्रीपोजिशन फ्रॉम विच एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज़ कैन बी डिराइव्ड। तो ये रॉबर्ट के मर्टन ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है RPSC के एग्ज़ाम के लिए। संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, इंटर रिलेटेड पार्ट्स की तरह। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है समाजशास्त्रियों का कौन सा युग्म संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से कौन सा युग्म संबंधित है, तो पार्सन्स और मर्टन ने ही काम किया, तो वही हो जाएगा। पार्सन्स द्वारा दिए गए पैटर्न वेरिएबल में कौन सा निजी हित बनाम सामूहिक हित की दुविधा से संबंधित है, तो प्राइवेट इंटरेस्ट से कलेक्टिव ऑब्लिगेशन की तरह कौन सा है वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा ये हो जाएगा कलेक्टिविटी सेल्फ ओरिएंटेड, प्राइवेट और कलेक्टिव से रिलेटेड, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक सिद्धांत के प्रारूप फॉर्मेट का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम टर्नर द्वारा नहीं दिया गया है, तो ये जो है थ्योरी का फॉर्मेट कौन सा टर्नर ने नहीं दिया है वो आपको बताना है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें मेटा थ्योरेटिकल स्कीम की बात की उन्होंने, एनालिटिकल स्कीम की बात की है और प्रोपोजिशनल स्कीम की बात की है। फिलोसफिकल स्कीम की वो बात नहीं करते हैं, इसकी जगह पे वो किसकी बात करते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ, इसकी जगह 1 2 3 एंड 4 पे हो जाएगा मॉडलिंग स्कीम, मॉडलिंग स्कीम। ठीक है, तो ये 4 टाइप बताए हैं थ्योरी के टर्नर ने, मेटा थ्योरेटिकल स्कीम और एनालिटिकल स्कीम और प्रीपोजिशनल स्कीम और मॉडलिंग स्कीम। किसकी बात नहीं करी उन्होंने, दार्शनिक विन्यास की बात नहीं करी है। मर्टन ने अपने प्रक्रियात्मक विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यात्मक विशेषताओं का उपयोग किया है, तो उन्होंने किया है कल्चरल गोल्स और इंस्टीट्यूशनल मीन्स, प्लस और माइनस याद रखना उससे। ऐसे परिणाम जो किसी भी विचाराधीन प्रणाली के लिए महज अप्रासंगिक हैं उन्हें रॉबर्ट मर्टन क्या कहते हैं, जो अप्रासंगिक हैं यानी इररेलेवेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, नॉन फंक्शन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवादी का आलोचक नहीं है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का आलोचक जो नहीं है वो कौन है, मर्टन, क्योंकि वो तो उसको फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यह किसने तर्क दिया है कि न्यू फंक्शनलिज्म देखते ही आप अलेक्जेंडर लगा दो, उसको टेंडेंसी बताया है ना कि डेवलप्ड थ्योरी बताया है, तो ये कौन है, अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर को कौन सी न्यू प्रकारवाद दृष्टिकोण की समस्या नहीं लगती है वो आपको बताना है, तो जो समस्या नहीं लगती तो एंटी इंडिविजुअलिज्म जो है वो समस्या है, और एंटागोनिज्म टू चेंज, एंटी एम्पिरिकल बायस, सिंथेटिक अप्रोच जो है वो समस्या नहीं है, संश्लेषी उपागम जो है वो समस्या नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघर्ष सिद्धांतकारों का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा है, तो मुख्य केंद्र बिंदु है यह विचार कि प्रत्येक समाज परिवर्तन के प्रक्रियाओं के अधीन है, द नोशन दैट एवरी सोसाइटी इज सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ चेंज, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक रूप से स्वीकार्य साधनों द्वारा मौद्रिक सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति मर्टन द्वारा दिए गए अनुकूलन के किस साधन का उदाहरण है, तो सामाजिक रूप से स्वीकार साधनों द्वारा मौद्रिक सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति मर्टन द्वारा दिए गए अनुकूलन में से किस साधन का, ओके तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जब वो साधन को स्वीकार कर रहा है और जो उसने बात करी है मीन्स और गोल्स दोनों ही जब स्वीकार कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कन्फर्मिटी हो जाएगा, प्लस प्लस 1 के कन्फर्मिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। स्वीकार साधनों से अपने गोल को वो प्राप्त कर रहा है। रैंडॉल्फ के संघर्ष के विश्लेषण में प्रमुख तत्व कौन सा है, तो प्रमुख तत्व उसमें अथॉरिटी की बात करी उन्होंने, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्त्रीकरण के संघर्ष विश्लेषण से संबंध नियमों में से एक संघर्ष सिद्धांत को अमूर्त स्थापनाओं की बजाय वास्तविक जीवन पर केंद्रित रहना चाहिए, ये किसने कहा है, तो उसने मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ फोकस ऑन रियल लाइफ रादर देन ऑन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन इज गिवन बाय, तो हो जाएगा कॉलिंस।
तो इन्होंने अमूर्त वास्तविक जीवन पर केंद्रित रहना चाहिए, ये आप नोट कर लेना। ये इनका की पॉइंट है, वास्तविक जीवन पर केंद्रित होना चाहिए, जो संघर्ष सिद्धांत है, रियल, बिल्कुल रियल लाइफ पे केंद्रित होना चाहिए। ये बात कौन कहता है? ये कॉलिंग्स कहते हैं। यहाँ से आप पकड़ सकते हो, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सर्वोपरि महत्व की अधिक प्रणाली जो समाज के अन्य सभी क्षेत्रों को निर्धारित करती है, उसके लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ही अन्य सभी क्षेत्रों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष एवं उत्पीड़न को किसने समाज का कुरूप चेहरा कहा है, अगली फेस ऑफ सोसाइटी कहा है? ये किसने कहा है? कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएशन को। तो ये बहुत ही अलग कोटेशन है, डैरेन डाफ का है, और डैरेन डाफ का कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही डिफरेंट कोटेशन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की प्रायस्थापना नहीं है? तो मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की प्रायस्थापना कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं। वर्गों का अस्तित्व उत्पादन पद्धतियों के विकास से संबंधित है, ये तो है। वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से सर्वहारा को पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध ले आता है, ये भी सही है। संघर्ष के लिए वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। संघर्ष वर्गों के एक नए जोड़ों को उत्पन्न करता है जो अनिश्चित अवधि तक सहयोगी सह अस्तित्व के साथ रहेंगे, तो ये वाला सही नहीं है। तो ऑप्शन जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो हमने पार्ट 2 में जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, अभी इसमें 50 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक आप उस पार्ट का वेट करिए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, तो कम टाइम में हो गया है। बाकी के जो लास्ट हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, तो वो भी बहुत कम टाइम लेते हुए हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग देख लीजिए आप लोग का कौन सा पोर्शन वीक है, किस पे काम करना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी के जो नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अगर थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगती है, कंटेंट रिलायबल लगता है, तो please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching the video.